नमस्कार। चैत्र नवरात्र के तहत जिले के विभिन्न शक्तिपीठों पर गुरुवार को अष्टमी के साथ ही नवमी पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह एक संयोग रहा कि गुरुवार को अष्टमी के साथ साथ नवमी भी थी, जबकि कुछ जनों द्वारा नवमी शुक्रवार को मनाई जाएगी। दुर्ग स्थित प्रसिद्ध एवं प्राचीन कालिका माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता समेत जिले के अन्य शक्तिपीठों पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसी तरह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार सायं चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक पर राम नवमी के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को अष्टमी एवं नवमी के साथ ही नवरात्रि का समापन विभिन्न शक्तिपीठों पर पूजन, हवन एवं पूर्णावधि के साथ हुआ। चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर के साथ ही चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता एवं अन्य शक्तिपीठों पर गुरुवार को अष्टमी के साथ ही महानवमी भी होने की वजह से दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। कालिका माता मंदिर में अंतिम दिन नवरात्र के रहकर भक्तों की कतार देखने को मिली और इसी तरह की कतार निकटवर्ती जातला माता में भी देखने को मिली। रामनवमी के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में आयोजित किए गए। इस अवसर पर गुरुवार रात्रि को सुभाष चौक में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राम का आचरण हमारे पास नहीं है, आज राम के उपदेश हमारे पास है, उन पर चलने का सत्य और साहस नहीं है। हमें राम का चरित्र स्थापित करना है, राम का आदर्श स्थापित करना है, राम का आचरण जन जन को बताना है। राम क्या थे, कहां से चले थे, कहां पहुंचे थे, किस स्थिति में पहुंचे थे। मैं जब वहां बैठा था तो हमारे भाई अनिल जी, जो हमारे प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं, बड़ी चतुराई से मुझे बिंदु दे रहे थे कि भाई साहब हमें इन इन बिंदुओं पे रामोत्सव पर बोलना चाहिए। राम ने अपने जीवन में जिन दो चीजों को आदर्श बनाया, वो श्रेष्ठ कुटुंब परंपरा, आदर्श जीवन, परिवार और धर्म को किस प्रकार से निभाया चलाया जाता है, ये राम ने दिव्य संदेश दिया। इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अंतिम छोर पर रहने वाली वो शबरी चालन किया जाता है। राजा राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए अपने घर से वक्तल धारण करके अपने घर का महलों का त्याग करते हैं, लेकिन उससे पहले एक घटना होती है जब राम विश्वामित्र की शरण में थे। जैसे भाई योगेश जी ने कहा, वो पूर्ण शिक्षित होने के बाद भी अपने आप को अपूर्ण मानते थे। यानी इस दुनिया में कोई पूरा शिक्षित नहीं है, ज्ञान की सबको हमेशा आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को स्मरण कर कर श्री राम विश्वामित्र की शरण में गए और अध्ययन किया, गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा के बाद वो राजा जनक के दरबार में ले गए। स्वयंवर हो रहा था, पिनाक धनुष को तोड़ने की परंपरा चल रही थी। राजा राम भी वहां आमंत्रित गए। उस समय के ये धुरंधर 2 आई है ना, किसने देखी है? अरे अभी तो देखी नहीं लोगों ने, फिर भी उसने 900 करोड़ कमा लिए कंजूसों। कल से जाकर देखना उसको और अच्छे से। तो वो जो धुरंधर वहां बैठे थे, एक धुरंधर पैकेज में है, तो वो सारे आ रहे थे, एक एक करके उस पिनाक धनुष को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, हिला भी नहीं पाया कोई। सिंहासन के कारण आते थे और पिनाक धनुष को तोड़ने का, छूने का साहस भी नहीं कर पाए। लेकिन जब विश्वामित्र ने संकेत किया श्री राम को, तो श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठते। अब दृश्य देखना, उससे पहले एक घटना होती है जब श्री राम श्री जनक जी की वाटिका में जाते हैं और श्री विश्वामित्र के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं। तो पुष्प तोड़ते समय मां वेदही, मां सीता का प्रवेश होता है। राम और सीता की चक्षुओं से एक दूसरे को देखा जाता है, आंखों से देखते हैं। 2 क्षण के लिए आंखें मिलती है, सीता कुछ देखती है, राम कुछ देखते हैं सीता में, और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। तोड़ने के लिए जाने लगते हैं। उसी समय सीता को ध्यान में आता है कि जिसको फूल तोड़ने में पसीने आ रहे थे, वो धनुष कैसे तोड़ेगा। सीता के मन में शंका हो जाती है। शंका किसी के मन में भी हो सकती है। मेरा भारत देश कब विश्व गुरु बनेगा, हम कब अखंड बनेंगे। अभी योगेश जी ने कहा हमें अखंड भारत बनाना है, तो ये शंका किसी के मन में भी हो सकती है कि कब बनेगा, कैसे बनेगा, किस कारण बनेगा, कौन बनाएगा, किस प्रकार बनाएगा। ये बात आ सकती है, परंतु ध्यान रखना
सीता के मन में संशय आया, वो हमारे मन में भी था। वो सोचने लगी, जिसको फूल तोड़ने में पसीने आ रहे थे, वो पिनाक धनुष को कैसे तोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक घटना होती है। राम उठते हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर साक्षात प्रणाम करते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, विजयी भव। अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर एक बार फिर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा उन छोटे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो प्रतिदिन कमाई करते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन न जाने क्यों पीले पंजे को और नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को प्रभावशाली लोगों द्वारा जो बड़े बड़े अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिससे शहर की यातायात पर भी प्रभावित हो रही है, उन्हें हटाने की हिम्मत क्यों नहीं आ पाती है। और ये पीला पंजा चित्तौड़गढ़ के सेगवा हाउसिंग बोर्ड में जिस मार्ग से गुजरा, उसी मार्ग पर चित्तौड़गढ़ की एक बड़ी होटल के संचालक द्वारा होटल के बाहर एक बड़ा अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जहां की कई तरह की स्टॉलें लगाई जाती है खाने पीने की। और यह हमारा 100% दावा है कि यह पूरी तरह से अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है। लेकिन यह हटाने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई जाती है कि कई बड़े बड़े अफसरों के घरों पर इसी दुकान से मिठाई के पैकेट पहुंचते हैं। बाबू लोग यहाँ आते हैं, साहब लोगों के लिए मिठाई ले जाते हैं, अपने लिए भी मिठाई का बक्सा ले जाते हैं। इसी कारण पीले पंजे को यहाँ जो बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, वह दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है उन छोटे छोटे व्यापारियों का अतिक्रमण जो कि बांस के नीचे जैसे तैसे अपनी दुकान चला रहे हैं। तिरपाल लगाकर छाया की दृष्टि से उन्होंने जगह बना रखी है और पीले पंजे ने अपना गुस्सा उतारा इस तिरपाल पर और इन छोटे छोटे व्यापारियों पर, जिसको लेकर छोटे छोटे व्यापारियों के साथ ही क्षेत्र वासियों ने भी विरोध किया, जिनका कहना था कि वह अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, लेकिन कार्रवाई की जाती है तो समान रूप से की जानी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के की जानी चाहिए। आखिरकार प्रभावशाली व्यापारियों के खिलाफ यह पंजा क्यों नहीं चलता। चित्तौड़गढ़ में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर एक बार फिर नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को याद आया उन छोटे व्यापारियों द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा। और नगर के सेगवा मार्ग स्थित हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में जहां पर यह कार्रवाई की गई, वहां पर दस्ते को कई प्रभावशाली लोगों द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा, नियमों को ताक में रखकर दुकान एवं मकान तक बना लिए, वह कब्जा नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह प्रभावशाली लोग हैं और यह गरीब, क्योंकि इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई किए जाने पर यह अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाते हैं और जो भी होता है वह एक गम समझकर यह सहन कर लेते हैं। अब तक ऐसा ही चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल रहा है। अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर छोटे छोटे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वह छोटे व्यापारी जो बड़ी मुश्किल से अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह का स्थान तैयार करते हैं और पैसों की जैसे तैसे व्यवस्था कर छाया के लिए छोटा मोटा तिरपाल लगा देते हैं। लेकिन नगर परिषद के अवैध अतिक्रमण निरोधक दस्ते के साथ आए जेसीबी द्वारा ऐसे तिरपाल को भी तहस नहस कर दिया गया और इनके द्वारा जो दुकानों के आगे फर्शी आदि लगाई गई थी, वह भी तहस नहस कर उसे हटा दी गई। जबकि इसी मार्ग पर कई प्रभावशाली लोगों ने अपने घरों के बाहर इसी तरह अवैध कब्जा कर रखा है और पीले पंजे द्वारा इस तिरपाल को हटाने की ऐसे कार्रवाई की गई मानो चित्तौड़गढ़ का बहुत बड़ा अवैध कब्जा हटाया जा रहा हो, प्रभावशाली लोगों के अवैध कब्जे हटाए जा रहे हों ताकि शहरवासी उन्हें इसके लिए बधाई दे सकें और पीठ थपथपा सकें। और इस तरह की भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आखिरकार क्षेत्रवासियों के साथ साथ व्यापारियों ने भी आक्रोश व्यक्त किया एवं भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ऐसे छोटे व्यापारियों के अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए
पहले किसी तरह का कोई नोटिस तक नहीं दिया गया और कई स्थानों पर ऐसा सामान भी जब्त कर लिया गया जहां की संबंधित व्यापारी मौजूद नहीं थे और इन सामान में खान पान से संबंधित सामान भी रखा हुआ था। लेकिन दस्ते द्वारा ऐसे व्यापारियों को पहले बुलाकर और इसमें से सामान हटाने तक के लिए नहीं कहा गया और जिस तरह जेसीबी द्वारा यहाँ से अवैध गुमटियाँ आदि सामान हटा दिया गया तो यह तय है कि इसके अंदर रखे सामान को नुकसान पहुँचा होगा और इसका खामियाजा ऐसे छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा जो जैसे तैसे दिन भर कमाई कर अपना पेट और पूरे परिवार का पेट पालते हैं। उनके लिए अब आने वाले दिनों में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आखिरकार जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को यह निर्देश क्यों नहीं दिए जाते हैं कि चाहे चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र का सवाल हो या उपनगरीय क्षेत्र का सवाल हो, कई प्रभावशाली व्यापारियों ने जिस तरह फुटपाथ पर अपनी दुकानें सजा रखी है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो वहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। कई वर्षों पहले इस तरह की कार्रवाई चित्तौड़गढ़ शहर के साथ ही उपनगरीय क्षेत्रों में लगभग 1 महीने तक की गई थी, लेकिन उसके बाद प्रभावशाली लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर नगर परिषद की ओर से गत कई समय से एक खाली भूखंड में कई गोवंश को रखा जा रहा है। अच्छी बात है कि नगर परिषद द्वारा इनकी सूद ली जा रही है, लेकिन हालत यह कि जितने यहाँ गोवंश है उसके मुकाबले इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप में छाया की दृष्टि से किसी तरह के समुचित इंतजाम नहीं किए हुए हैं। न पानी का इंतजाम किया हुआ है और न ही इनके लिए खाकरा या हरे चारे की भी व्यवस्था की हुई है और ऐसा लगता है कि गोवंश को यहाँ रखकर केवल एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर में स्थित विभिन्न गौशाला के संचालकों द्वारा कई बार विभिन्न स्थानों से लाए जाने वाले गोवंश को यह कहकर रखने से इनकार कर दिया जाता है कि उनकी गौशाला में अब स्थान नहीं है और हाउसफुल हो चुका है। ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा नगर के गांधी नगर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट कॉलोनी में एक विशाल खाली भूखंड में गत दिनों ऐसे गोवंश को रखने के लिए जब कदम उठाए गए तो लोगों ने इसकी सराहना भी की, प्रशंसा भी की कि नगर परिषद द्वारा गोवंश को लेकर एक अच्छा और सार्थक कदम उठाया गया, क्योंकि जब इन्हें कोई रखने के लिए तैयार नहीं था तो नगर परिषद द्वारा यह कदम उठाया गया। लेकिन हालत यह है कि जितने गोवंश यहाँ रखे हुए हैं उसके मुकाबले इनके लिए न तो यहाँ पर खाकले की व्यवस्था की गई है और न ही हरा भरा चारा यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है, जबकि गर्मी का दौर शुरू हो चुका है एवं भीषण गर्मी तेज धूप के बावजूद इन गोवंश के लिए पीने के लिए भी यहाँ समुचित इंतजाम नहीं किए हुए हैं, जबकि छाया की दृष्टि से यहाँ पर एक टेंट लगाकर इतिश्री कर ली गई, जिसके कारण कई गोवंश को यहाँ स्थित 4 दीवारी के समीप उसकी छाया के समीप खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई लोग यहाँ पर इन गोवंश को हरा चारा देने के लिए भी आते हैं, लेकिन इसके दरवाजे पर ताला लगा होने की वजह से उनके द्वारा यह हरा चारा अन्य गौशाला में दे दिया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ गोवंश होने के बावजूद इनकी देखभाल के लिए भी यहाँ कोई कर्मचारी नियुक्त किया हुआ नहीं है एवं कुछ कर्मचारी आते हैं और नाम मात्र का खाकला आदि देकर दरवाजे पर पुनः ताला लगा दिया जाता है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार 27 मार्च को देश के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की जाएगी और वर्चुअल उनसे संवाद स्थापित किया जाएगा। मौजूदा जो हालात है इस युद्ध के कारण देश में धीरे धीरे उत्पन्न होते जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी
और जिसके कारण लोगों को अब यह अंदेशा लगने लगा है कि आगामी कुछ दिनों में न जाने कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि 8 बजे देश को संबोधित करने आ जाएं और फिर उसके बाद न जाने किस तरह की घोषणाएं हो जाए, जिसको लेकर प्रतिदिन लोगों में कई तरह की आशंकाएं अब जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि युद्ध पर किसी तरह का कोई विराम नहीं लग रहा है। अब बड़े बड़े देश भी कहने लगे हैं कि युद्ध के यदि यही हालात रहे तो कोरोना जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में देशवासियों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।